हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश साइड क्लासेस पर। आज की जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वह रिलेटिव प्रोनाउन विच के बारे में है। आज हम सीखेंगे कि विच का किस प्रकार से सेंटेंस में सही प्रयोग किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन विच को। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो विच है इसका पूरा फंक्शन क्या है। आप पहले इसके फंक्शन को जाने, उसके बाद हम इसके एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे। तो पहले इसका फंक्शन देखिए। जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और पॉजेसिव केस होता है। जैसे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक पॉजेसिव केस होता है। कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिनके 3 केस होते हैं। उसी प्रकार से विच जो प्रोनाउन है इसका भी 3 केस होता है। विच का प्रयोग आप एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं, विच का प्रयोग एज ए ऑब्जेक्ट किया जाता है, और ऑफ विच, ध्यान देना, ऑफ विच का प्रयोग एज ए पॉजेसिव केस किया जाता है। तो सबसे पहले हमने पहली पॉइंट जानी विच के बारे में। क्या जाना कि विच एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, विच एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, और ऑफ विच एज ए पॉजेसिव केस यूज किया जाता है। तो हम पहले इसके बारे में हम जान चुके हैं कि विच का भी 3 केस होता है, विच, विच, ऑफ विच। आइए दूसरी पॉइंट को हम ध्यान से पढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट इसके बारे में क्या है। अब इसके बारे में सेकंड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो विच है इसका जो यूज होता है वो पहले तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर है पॉइंट, मेन पॉइंट है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, अर्थात यह सिर्फ निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। निर्जीव वस्तुओं के लिए केवल विच का प्रयोग किया जाता है एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए पॉजेसिव केस। बट 1%, ये 99% है, लेकिन 1% यह नेम ऑफ एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है। तो 99%, कितना परसेंट, 99% यह नॉन लिविंग थिंग्स को रिफर करता है, और 1%, कितना परसेंट, 1% यह नेम ऑफ एनिमल्स अर्थात एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। तो 2 पॉइंट आपने इसके बारे में जाना। पहला क्या, विच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑफ विच का प्रयोग पॉजेसिव केस में किया जाता है। और जो विच है वह केवल नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाता है, निर्जीव वस्तुओं को दिखाता है 99%, और 1% यह नेम ऑफ एनिमल्स को भी रिफर करता है। तो 2 पॉइंट इसके बारे में हम सीखे। आइए तीसरी पॉइंट सीखते हैं, इसके बारे में क्या है। तीसरी पॉइंट देखिए विच के बारे में। जो विच का हिंदी सेंस होता है वह 2 होता है। एक होता है कौन सा या कौन सी, पहला सेंस देता है, और दूसरा जो होता है जो, जिसे, जो, जिसे, जिसने, ऐसा सेंस देता है। तो एक विच का मीन्स क्या निकलता है, कौन सा, कौन सी, और एक विच का मीन्स होता है जो, जिसे या जिसने। जब इसका मीन्स जो, जिसे, जिसने निकलेगा तभी विच एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा।
पॉइंट आप ध्यान से पढ़ते चलें। जब इसका जो हिंदी सेंस है वह जो जिसे जिसने निकलेगा तभी यह रिलेटिव प्रोनाउन का वर्क करेगा। तो 3 पॉइंट हम इसके बारे में जान चुके हैं। आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का कैसे यह इंग्लिश सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो अब इसके हम कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। क्या इसका कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट को ध्यान दें आप। कोई भी सेंटेंस हो, यदि वह सबसे पहले सब्जेक्ट लाता हो, उसके बाद वर्ब आ गई हो और यहां पर डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो, उसके बाद एक नाउन आई हो और यह नाउन केवल निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो, इनएनिमेट थिंग्स हो, निर्जीव वस्तु हो, तो इसके बाद आप विच का प्रयोग करेंगे और प्लस विच के बाद आप एक वर्ब लाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लाकर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब विच के बाद वर्ब का प्रयोग कर दिया जाता है तो यही विच किसका कार्य करता है? एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। ध्यान दें कॉन्सेप्ट को। सब्जेक्ट, वर्ब, द प्लस नाउन। नाउन कैसी होनी चाहिए? निर्जीव वस्तु होनी चाहिए, चाहे वह सिंगुलर या प्लूरल हो। इसके तुरंत बाद आप किसका प्रयोग करेंगे? विच के। और विच के तुरंत बाद यदि वर्ब आती है तो यही विच किसका कार्य करता है? सब्जेक्ट का। तो ध्यान दें। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है? इस वर्ब का जो एग्रीमेंट होगा यह सब्जेक्ट होगा। इट मींस यह वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाएगी और जो ये वर्ब आप देख रहे हैं ये वर्ब इस नाउन के अनुसार यूज की जाएगी और इसी नाउन को आप कहेंगे एंटीस्टेंट। एंटीस्टेंट इट मींस पूर्ववर्ती शब्द। कौन सा शब्द है? पूर्ववर्ती शब्द है। और जब विच के पहले इसका पूर्ववर्ती शब्द आता है तो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, लेकिन यह किसका काम करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यह यूज हुआ है। तो इस समय आप रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, लेकिन किस रूप में यूज हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन विच का पहला कॉन्सेप्ट इस तरह सेंटेंस में होगा, अर्थात एक पहला इट मींस इस तरह भी विच से सेंटेंस बनाए जाते हैं। और सेकंड आप देखिए, सेकंड पॉइंट विच का किस प्रकार से सेकंड पॉइंट में यह इंग्लिश सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इस नाउन को यहां पर लिख दे रहा हूं, द प्लस नाउन। और नाउन क्या होनी चाहिए? निर्जीव। ध्यान दें, सबसे पहले इंसिडेंट यहां गया है, उसके बाद तुरंत विच का प्रयोग करें आप और प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर कॉमा, फिर एक वर्ब देखिए ओ प्लस ओ डब्ल्यू फुल स्टॉप। इस तरह से भी विच का कॉन्सेप्ट बनता है, विच के सेंटेंस बनते हैं। इस तरह से भी विच सेंटेंस में यूज किया जाता है कि पहले ही नाउन आ जाए। देखिए यहाँ पर नाउन बीच में है, सब्जेक्ट को लेकर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर वह नाउन पहले आ चुकी है। इसका मतलब क्या है? जब विच के पहले नाउन होगी, उसका एंसीडेंट होगा, उसका पूर्ववर्ती शब्द होगा, तभी यह इसका कार्य करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा। और किस रूप में यूज हुआ है? क्योंकि इसके तुरंत बाद वर्ब है, तो वर्ब जब किसी शब्द के तुरंत बाद आती है तो वह शब्द क्या होता है? सब्जेक्ट। तो विच यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अब यहाँ देखने की बात यह है कि दो प्रकार से, कितने प्रकार से? दो प्रकार से विच का प्रयोग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में यूज किया जाता है। कभी इस सेंटेंस पर और कभी इस सेंटेंस पर। दोनों आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो इसमें मेन बात अब क्या है कि किस प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पहले पॉइंट, इस नाउन को नाउन से क्वेश्चन बनेंगे, चाहे यह नाउन यहां पर हो चाहे यह नाउन यहां पर हो, इससे क्वेश्चन बनने के चांस होंगे। कैसे? अगर यहां पर नाउन निर्जीव है तो यहां इस विच पर हु का प्रयोग कर दिया जाएगा।
तो हु तो हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है। तो आप तुरंत ध्यान में आपकी बात आएगी कि क्या कि हु का प्रयोग केवल किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। लेकिन जैसे इसका प्रयोग, जैसे ही यहां पर निर्जीव वस्तु एज ए नाउन यूज की जाएगी तो हु का कॉन्सेप्ट इनकरेक्ट होकर उसके प्लेस पर आप इसका प्रयोग कर देंगे विच का। वही बात यहां पर भी है, अगर यह नाउन निर्जीव है तो विच ही प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको यहीं पर हु का प्रयोग कर देगा। और जैसे ही हु का प्रयोग करेगा यह कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा, आपको हु को हटाकर किसका प्रयोग कर देना है, विच का प्रयोग कर देना है। तो दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों एरर आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ और अच्छी से तरह से समझते हैं कि कैसे यहां से इनकरेक्ट सेंटेंस दिए जाते हैं। तो ध्यान दें, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा I found the pen which was lost। देखिए ये तो सेंटेंस क्या, I found the pen, पेन आपकी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, विच का। और इसके तुरंत बाद वर्ब आई है तो विच सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। लेकिन इसके बाद नाउन है तो सब्जेक्ट के साथ साथ ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये तो सेंटेंस आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। लेकिन एरर के रूप में कैसे बनाएगा, इसी विच को हटाकर वो हु कर देगा, ऐसे कर देगा आई फाउंड द पेन हु वाज लास्ट। तो सेंटेंस तुरंत क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में तो होता ही है, लेकिन किसके लिए होता है, क्या निर्जीव वस्तु के लिए होता है, नहीं, सिर्फ ये नेम ऑफ पर्सन के लिए आता है। क्या है, नेम ऑफ पर्सन है तो हटेगा यहाँ पर, क्योंकि ये नेम ऑफ थिंग्स है। जब नेम ऑफ थिंग्स है तो हु का प्रयोग यहाँ से रिप्लेस हुआ, इसी के प्लेस पर आप इसका प्रयोग कर देंगे विच, क्योंकि हु की तरह विच भी एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो पहला एग्जांपल आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट पर। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप, द बुक पहले आ गई, हु द बुक हु was published yesterday was mine। इस सेंटेंस को भी देख लें आप। द बुक क्या है, एक नाउन है। जब नाउन के तुरंत बाद हु आता है तो यह हु किसका काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का। लेकिन ये बात ध्यान देनी चाहिए कि हु का प्रयोग केवल पर्सन के लिए होता है। क्या ये नेम ऑफ पर्सन है, जब नेम ऑफ पर्सन नहीं है तो ये इसी वर्ड में क्या है, एरर है। तो इसी को आप रिप्लेस करके इसके स्थान पर आप किसका प्रयोग कर देंगे, विच का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि विच का ही प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए यूज किया जाता है। और तब जाकर सेंटेंस आपका पूरा क्या जाएगा, सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन विच का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि किस समय सब्जेक्ट के रूप में आप विच का प्रयोग करेंगे, किसके लिए करेंगे, कैसे एरर आएगी। तो ध्यान दें, हमेशा विच का प्रयोग नेम ऑफ थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, चाहे वह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो, चाहे वह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो, चाहे वह पॉजेसिव केस के रूप में प्रयोग किया गया हो। तो इसमें मैंने आपको एज ए सब्जेक्ट विच का यूज बताया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लगती है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, जितना अधिक हो सके इसको शेयर करें। मिलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन विच का ऑब्जेक्टिव केस लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।